बहुत दूर दराज पहाड़ों, नदियों और घने वनों से घिरे एक विशाल राज्य में एक ऐसा राजा राज्य करता था जिसकी तुलना लोग देवताओं से करते थे। उसका नाम था राजा चंद्रशेखर। उसका मुख चंद्रमा के समान उज्जवल था और उसकी दृष्टि में ऐसी गंभीरता थी जो सामने वाले को स्वयं पर विचार करने को विवश कर देती थी। वह न्यायप्रिय था, करुणामय था और सत्य के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ था। उसकी प्रजा उसे केवल राजा नहीं बल्कि पिता मानती थी। राजा चंद्रशेखर का राज्य समृद्ध था। खेतों में अन्न लहलहाता था, नगरों में व्यापार फलता फूलता था और गांवों में शांति का वास था। राजा स्वयं भेष बदलकर प्रजा के बीच जाता, उनकी समस्याएं सुनता और बिना किसी भेदभाव के न्याय करता। इसी कारण उसका यश दूर दूर तक फैला हुआ था। परंतु इस महान राजा के हृदय में एक ऐसी पीड़ा थी जिसे वह किसी से कह नहीं पाता था। उसकी एकमात्र संतान थी, राजकुमारी अमरावती। अमरावती सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी, पर उससे भी अधिक वह आत्मा की सुंदरता से परिपूर्ण थी। उसकी आंखों में गहराई थी, वाणी में मधुरता और स्वभाव में अद्भुत धैर्य। उसे संगीत से प्रेम था, प्रकृति से लगाव था और जीवन को वह केवल परंपराओं की बेड़ी में बांधकर नहीं देखती थी। जब भी राजा ने उसके विवाह की बात छेड़ी, अमरावती ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में यही कहा, पिताजी, विवाह मेरे लिए केवल एक सामाजिक बंधन नहीं, आत्मा का मिलन है। मैं उसे बिना प्रेम के स्वीकार नहीं कर सकती। राजा बाहर से मुस्कुरा देता, पर भीतर ही भीतर चिंता से घिर जाता। राज्य के मंत्री, सामंत और दरबारी लगातार दबाव बना रहे थे। राजा को भय था कि कहीं उसकी पुत्री समाज की आलोचना का शिकार न हो जाए। उसी राज्य के समीप एक विशाल जागीर थी, जहां विजय जमींदार रहते थे। उनके पुत्र का नाम था रणवीर। रणवीर युवावस्था में ही साहस, बुद्धि और संयम का अनोखा संगम था। वह शस्त्र विद्या में निपुण था, पर तलवार उठाने से पहले विवेक का प्रयोग करता था। वह धन में पला था, पर उसे कभी घमंड नहीं हुआ। किसानों के साथ खेतों में बैठना और वृद्धों के चरण छूना उसका स्वभाव था। एक संध्या रणवीर किसी कार्य से नगर आया हुआ था। लौटते समय उसका मार्ग राजमहल के पास से गुजरा। सूर्य अस्त होने को था। उसी समय राजमहल की ऊंची बालकनी में अमरावती खड़ी थी। वह रोज सूर्यास्त देखने आती थी, क्योंकि उसे लगता था कि डूबता सूरज भी जीवन का एक गहरा संदेश देता है। रणवीर की दृष्टि अनायास ऊपर उठी और उस क्षण समय जैसे थम गया। अमरावती का चेहरा सूर्य की अंतिम किरणों में दमक रहा था। रणवीर की सांसें तेज हो गईं। उसने ऐसा सौंदर्य पहले कभी नहीं देखा था, पर यह सौंदर्य केवल रूप का नहीं, आत्मा का था। उसी क्षण अमरावती की दृष्टि भी नीचे गई। दोनों की आंखें मिली, न कोई शब्द, न कोई संकेत, फिर भी दोनों के हृदय ने एक दूसरे को पहचान लिया। उस दिन के बाद रणवीर बदल गया। नींद उसकी आंखों से दूर हो गई। उसका मन बेचैन रहने लगा। वह बार बार महल के आसपास जाने लगा, बस एक झलक पाने की आशा में। कई दिन बीत गए, पर अमरावती दिखाई नहीं दी। अंततः रणवीर ने निश्चय किया कि वह भाग्य को नहीं, स्वयं को आजमाएगा। साधारण वेश धारण कर वह महल पहुंचा और काम मांगा। राजा चंद्रशेखर ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी और उसे राजोद्यान की देखरेख का कार्य सौंप दिया। वही उद्यान जहां रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे और जहां अमरावती प्रतिदिन भ्रमण करने आती थी। एक दिन रणवीर ने कांपते हाथों से एक गुलाब तोड़ लिया। जब अमरावती ने पूछा कि फूल क्यों तोड़ा, तो रणवीर ने धीमे स्वर में कहा, यह आपके लिए है। क्षण भर को सन्नाटा छा गया। अमरावती कुछ न बोली, पर उस क्षण दोनों के हृदय एक ही लय में धड़कने लगे। इसके बाद उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। वे जीवन, अकेलेपन, सपनों और भय की बातें करते। प्रेम बिना बोले गहराता चला गया। पर हर प्रेम कहानी में परीक्षा निश्चित होती है। महल के मंत्री ने यह सब देख लिया। ईर्ष्या और अहंकार से भरे उस मंत्री ने राजा के कान भर दिए। राजा क्रोधित हो उठा। उसने बिना पूरी सच्चाई जाने रणवीर को बंदी बना लिया और एक निर्दय आदेश दिया, उसे लोहे के संदूक में बंद कर नदी में फेंक दिया जाए। अमरावती टूट गई। उसने भोजन त्याग दिया। उसका जीवन जैसे ठहर गया। उधर ईश्वर की कृपा से रणवीर जीवित बच गया। एक वृद्ध लकड़हारे ने उसकी जान बचाई। कई दिनों तक मृत्यु और जीवन के बीच संघर्ष के बाद रणवीर स्वस्थ हुआ। समय बीतता गया। राजा का अहंकार धीरे धीरे टूटने लगा। उसे समझ आया कि उसने न्याय नहीं, भय से निर्णय लिया था।
और जब रणवीर तलवार लेकर स्वयं महल लौटा तो राजा सिंहासन से उतर आया। मुझे मार दो, राजा ने कांपते स्वर में कहा। मैंने अपने अहंकार में सबसे बड़ा अपराध किया है। रणवीर ने तलवार जमीन पर रख दी और कहा, प्रेम बदला नहीं सिखाता महाराज, प्रेम क्षमा करना सिखाता है। उसी क्षण अमरावती दौड़ती हुई आई। पिता, पुत्री और रणवीर तीनों की आंखों से आंसू बह निकले। राजा ने सबके सामने अपनी भूल स्वीकार की और दोनों के विवाह की घोषणा कर दी। पूरा राज्य दीपों से जगमगा उठा। उस दिन राजा चंद्रशेखर ने जाना कि सच्चा न्याय सिंहासन से नहीं, हृदय से होता है। और इतिहास में यह कथा अमर हो गई कि जब प्रेम सच्चा हो तो अहंकार भी झुक जाता है। राजा चंद्रशेखर ने विवाह की घोषणा केवल एक उत्सव के रूप में नहीं की, बल्कि उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख के रूप में स्वीकार किया। विवाह के बाद महल के आंगन में 7 दिनों तक दीप जलते रहे। नगर की गलियां पुष्प वर्षा से भर गईं और प्रजा ने वर्षों बाद अपने राजा को खुलकर मुस्कुराते देखा। रणवीर और अमरावती ने वैभव से अधिक सादगी को अपनाया। अमरावती ने आभूषण कम पहने पर सेवा को अपना सबसे बड़ा श्रृंगार बनाया। रणवीर ने अस्त्र शस्त्र को सम्मान दिया, पर उनका प्रयोग केवल रक्षा और न्याय के लिए ही किया। विवाह के कुछ समय बाद राजा चंद्रशेखर ने राज्यसभा में एक ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब से राजमहल के द्वार सप्ताह में एक दिन आम जनता के लिए खुले रहेंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति बिना भय अपनी बात कह सके। इस निर्णय से मंत्री और सामंत चकित रह गए, पर प्रजा के हृदय में राजा का स्थान और ऊंचा हो गया। अमरावती ने स्त्रियों के लिए शिक्षा और संगीत के विद्यालय खुलवाए, जहां गांव नगर की बेटियां बिना भेदभाव सीख सकें। रणवीर ने सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा सुदृढ़ की और किसानों के लिए सिंचाई के नए साधन बनवाए। समय बीतने लगा, राज्य की समृद्धि बढ़ी, पर साथ ही कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या भी पनपी। वही पुराना मंत्री, जिसका अहंकार पहले भी विनाश का कारण बना था, भीतर ही भीतर षड्यंत्र रचने लगा। उसे यह स्वीकार नहीं था कि एक साधारण वेश में आया युवक राज्य का दामाद बन गया। उसने पड़ोसी राज्यों के कुछ लालची शासकों से गुप्त संधि की ओर सीमाओं पर अशांति फैलाने की कोशिश की। गांवों में अफवाहें उड़ाई जाने लगीं कि नया दामाद राज्य को दुर्बल कर देगा। रणवीर ने धैर्य नहीं खोया। उसने पहले सत्य की खोज की। जब प्रमाण हाथ लगे तो उसने राजा चंद्रशेखर से अनुमति लेकर राज्यसभा में सब कुछ उजागर कर दिया। मंत्री की साजिश सामने आई। राजा के मन में पीड़ा हुई, पर इस बार उन्होंने आवेश में नहीं, न्याय में निर्णय लिया। मंत्री को पद से हटाकर कठोर दंड दिया गया, पर उसे प्राण दंड नहीं दिया गया। राजा ने कहा, न्याय का अर्थ बदला नहीं, सुधार का अवसर देना भी है। यह सुनकर सभा स्तब्ध रह गई। इन घटनाओं के बीच अमरावती गर्भवती हुई। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा चंद्रशेखर की आंखों में फिर से पिता बनने की चमक आ गई। महीनों बाद एक शुभ रात्रि को राजमहल में शंखनाद गूंजा। अमरावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। बच्चे का नाम रखा गया प्रेमचंद्र, ताकि आने वाली पीढ़ियां याद रखें कि यह राज्य प्रेम की नींव पर खड़ा है। राजा चंद्रशेखर ने धीरे धीरे शासन की जिम्मेदारियां रणवीर को सौंपनी शुरू कर दी। रणवीर ने हर निर्णय में अमरावती की सलाह ली। दोनों मिलकर चलते, सुनते और सीखते। वे जानते थे कि सत्ता केवल अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व है। जब अकाल पड़ा तो महल के भंडार खोल दिए गए। जब बाढ़ आई तो स्वयं राज परिवार राहत कार्य में उतरा। प्रजा ने पहली बार अपने शासकों को अपने बीच खड़े देखा, कीचड़ में, धूप में, बारिश में। वर्षों बाद एक पूर्णिमा की रात राजा चंद्रशेखर ने महल की उसी बालकनी से चांद को देखा, जहां कभी अमरावती खड़ी हुआ करती थी। उन्होंने रणवीर और अमरावती को पास बुलाया और कहा, मेरे जीवन की सबसे बड़ी जीत युद्ध नहीं, यह स्वीकार करना था कि मैं भी गलती कर सकता हूं। उसी रात उन्होंने सिंहासन त्याग दिया। प्रजा की सहमति से रणवीर राजा बने और अमरावती महारानी। रणवीर के राज्याभिषेक पर कोई भव्य प्रदर्शन नहीं हुआ। उन्होंने केवल यही कहा, यदि मैं कभी अहंकार में भटकूं तो मुझे मेरी प्रजा याद दिलाए। अमरावती ने मंदिर में दीप जलाया और प्रार्थना की कि उनका राज्य करुणा से भरा रहे। प्रेमचंद्र ने बाल्यावस्था में ही वह दृश्य देखा जहां राजा और रानी दोनों झुककर वृद्धों का आशीर्वाद ले रहे थे। समय की धारा बहती रही। रणवीर और अमरावती का शासन न्याय, सेवा और प्रेम का उदाहरण बन गया। दूर दूर से लोग सीखने आने लगे कि कैसे एक राज्य केवल तलवार से नहीं बल्कि हृदय से चलाया जाता है।
और जब वर्षों बाद इतिहास लिखा गया तो उसमें यह नहीं लिखा गया कि कितनी लड़ाइयां जीती गईं, बल्कि यह लिखा गया कि एक राजा ने अपने अहंकार को हराया, एक प्रेम ने अंधकार को रोशन किया और एक राज्य ने यह सीखा कि सच्ची शक्ति क्षमा और करुणा में होती है। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करो।